ईरान और इजराइल, दो देश जिनका रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग रहा है। सदियों पहले की बात करें तो पर्शियन एम्पायर, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, यहूदियों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पर्शियन किंग साइरस द ग्रेट ने यहूदियों को उनके वतन वापस जाने दिया था, जब बेबीलोनियन लोगों ने उन्हें निकाल दिया था। यहूदी लोग आज भी उनकी इस काइंडनेस को याद करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। अब 20th सेंचुरी की बात करते हैं, जब 1948 में इजराइल बना था। उस समय शाह के शासन में ईरान उन पहले मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में से एक था जिसने इस नए स्टेट को मान्यता दी थी। दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध थे और वो ट्रेड, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे कई मामलों में एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन पीस और कोऑपरेशन का यह दौर ज्यादा समय तक नहीं चला। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। शाह, जिन्हें वेस्टर्न पपेट माना जाता था, उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और आयतोल्ला खोमेनी, जो इजराइल के बहुत बड़े आलोचक थे, सत्ता में आ गए। खोमेनी का मानना था कि इजराइल एक इलीगल स्टेट है और मिडिल ईस्ट के लिए एक कैंसर की तरह है। यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ आया और दोनों देशों के बीच दशकों तक हॉस्टिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट का दौर चला। अपने इस ट्रबल्ड रिलेशनशिप के बावजूद ईरान और इजराइल दोनों ही मिडिल ईस्ट के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। इन दोनों देशों के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इस रीजन की कॉम्प्लेक्सिटीज और आज के चैलेंजेस को समझ सकें। जैसे जैसे हम उनकी कहानी में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे उनका पास्ट उनके प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करता रहता है। वो सीखें। शाह मोहम्मद रेजा पहलावी के शासनकाल के दौरान ईरान और इजराइल के बीच का रिश्ता उनके शेयर्ड हिस्ट्री का एक अनोखा चैप्टर था। अपने रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस के बावजूद दोनों देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स में एक कॉमन ग्राउंड पाया। शाह, जो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉन्च एलाई थे, उन्होंने इजराइल को इस रीजन में सोवियत इन्फ्लुएंस के खिलाफ लड़ाई में एक वैल्यूएबल पार्टनर के रूप में देखा। इजराइल ने भी शाह के इस कदम का स्वागत किया। अपने हॉस्टाइल अरब नेबर्स से घिरे होने के कारण इजराइल को ईरान एक वॉलेटाइल रीजन में एक पावरफुल फ्रेंड के रूप में दिखाई दिया। दोनों देशों ने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज स्थापित किए। डान कामकें इजराइल को तेल का एक मेजर सप्लायर बन गया, जबकि इजराइल ने ईरान को मिलिट्री हार्डवेयर और इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। कोऑपरेशन का यह दौर सिक्योरिटी मैटर्स से कहीं आगे तक फैला हुआ था। दोनों देशों ने एक्सटेंसिव कल्चरल और साइंटिफिक एक्सचेंजेस में हिस्सा लिया। इजरायली एक्सपर्ट्स ने ईरान को उसके एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प की, जबकि ईरानियन स्टूडेंट्स इजरायली यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आने लगे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे पर्शियंस और यहूदियों के बीच सदियों पुरानी एनिमोसिटी को भुला दिया गया हो। हालांकि यह अलायंस एक कमजोर नींव पर टिका हुआ था। शाह का शासन बहुत से ईरानियंस के बीच डीपली अनपॉपुलर था, जो उनके अथॉरिटेरियनिज्म और वेस्ट के साथ उनके क्लोज टाइज से नाराज थे। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन ने शाह के रेजिम का अंत कर दिया और इसके साथ ही ईरानियन इजरायली कोऑपरेशन का दौर भी खत्म हो गया। 1979 की इरानियन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इवेंट था, जिसके झटके पूरे मिडिल ईस्ट और उसके बाहर तक महसूस किए गए। शाह का तख्तापलट और आयतोल्ला रूहुल्लाह खोमेनी का उदय ईरानियन पॉलिटिक्स में एक नए युग की शुरुआत थी, जो इस्लामिक फर्वर और वेस्ट के प्रति गहरे संदेह से भरा हुआ था। इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट का ईरान के इजराइल के साथ रिश्ते पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। खोमेनी इजराइल को एक इलेजिटिमेट एंटिटी मानते थे, जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म का नतीजा था और इस्लाम के लिए एक थ्रेट था। उन्होंने इजराइल को तबाह करने का आह्वान किया और यह बात ईरान की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा बन गई। नई इस्लामिक रिपब्लिक ने इजराइल के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए और पैलेस्टीनियन कॉज के लिए अपना पूरा समर्थन जाहिर किया।
खोमेनी की एंटी इजराइल रेटोरिक मुस्लिम वर्ल्ड में कई लोगों को अपनी ओर खींच लाई, जहां पैलेस्टीनियंस के साथ इजराइल के व्यवहार के खिलाफ नाराजगी बहुत गहरी थी। ईरान पैलेस्टीनियन स्ट्रगल का चैंपियन बनकर उभरा, जिसने हमास और इस्लामिक जिहाद समेत कई पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड की। ईरानियन रेवोल्यूशन ने ईरान और इजराइल के रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। इसे कॉशियस कोऑपरेशन से आउटराइट हॉस्टिलिटी में बदल दिया। यह एनिमोसिटी तब से और गहरी होती गई है, जिससे प्रॉक्सी वॉर्स, आर्म्स रेसेस और एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का खतरा लगातार बना हुआ है। सेक्शन 4 हिजबुल्लाह, ईरान प्रॉक्सी इन लेबनान। इजराइल का सामना करने के लिए ईरान की स्ट्रेटजी का मुख्य हिस्सा लेबनान में स्थित एक पावरफुल शियाइट मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना रहा है। 1980s में ईरानियन बैकिंग के साथ स्थापित हिजबुल्लाह एक मिलिशिया से एक सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विकसित हुआ है। यह लेबनान में एक स्टेट विद इन अ स्टेट के रूप में काम करता है, जिसका देश के मामलों पर काफी प्रभाव है। हिजबुल्लाह का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इजराइल को तबाह करना है, जो एक ऐसा लक्ष्य है जिसे वह अपने इरानियन पेट्रन के साथ साझा करता है। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में हिजबुल्लाह को रॉकेट्स, मिसाइल्स और सोफिस्टिकेटेड वेपनरी सहित एक्सटेंसिव मिलिट्री एड प्रदान की है। इस सपोर्ट ने हिजबुल्लाह को इजराइल के लिए एक क्रेडिबल थ्रेट बनने में मदद की है, जैसा कि 2006 और 2074 में इजराइल के साथ उसके युद्धों में देखा गया था। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज के अलावा हिजबुल्लाह ईरान के रीजनल एजेंडा को आगे बढ़ाने में भी एक क्रूशियल रोल निभाता है। यह ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में एक वाइटल लिंक के रूप में कार्य करता है, जिसमें सीरियन रेजीम और इराक में विभिन्न शियाइट मिलिशियाज भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह के जरिए ईरान लेवांट में पावर दिखा सकता है, इजराइल की नॉर्दर्न बॉर्डर को थ्रेटन कर सकता है और इस रीजन में वेस्टर्न इंटरेस्ट को चैलेंज कर सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह के बीच का रिश्ता एक सिम्बायोटिक वन है। ईरान अपनी रीजनल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए हिजबुल्लाह पर निर्भर करता है, जबकि हिजबुल्लाह अपने अस्तित्व और इजराइल का सामना करने की अपनी क्षमता के लिए ईरान पर निर्भर करता है। इस पार्टनरशिप का इस रीजन पर डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पड़ा है, जिससे टेंशन्स बढ़े हैं और एक व्यापक संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। सेक्शन 5 द न्यूक्लियर थ्रेट, अ ग्लोबल फ्लैश पॉइंट। पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस तनाव और अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक प्रमुख स्रोत रही हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए है। कई देशों, खासकर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए ईरान की कोशिशें शाह के एरा से ही शुरू हो गई थीं, लेकिन 1979 की क्रांति के बाद इस प्रोग्राम ने गति पकड़ी। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूक्लियर एनर्जी सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारी निवेश किया। 2000s की शुरुआत में ईरान की क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर एक्टिविटीज का पता चलने पर दुनिया भर में हड़कंप मच गया और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए गए। इन प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने यूरेनियम को समृद्ध करना जारी रखा, जो न्यूक्लियर वेपन्स का एक की कंपोनेंट है, जिससे यह आशंका बढ़ गई कि वह बॉम्ब बनाने के करीब पहुंच रहा है। न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान होने का डर इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है, जो इस तरह के डेवलपमेंट को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इजराइल ने ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकने के लिए मिलिट्री एक्शन लेने की बार-बार धमकी दी है, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में खतरा और बढ़ गया है।